वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन विंग। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पहले पता होनी चाहिए, जैसे कि मुस्लिम लॉ के अंदर जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जैसा कि हिंदू लॉ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर एक इंसान अपने बच्चों के साथ या अपने भाइयों के साथ एक ही घर में रह रहा है, जैसे कि ए के दो सन है, S1 S2, ये तीनों ही एक ही घर के अंदर रहते हैं, ये दोनों भाई अपनी फैमिली के साथ, तो इन्हें दो सेपरेट फैमिलीज माना जाएगा, दो सेपरेट न्यूक्लियर फैमिलीज। यहाँ ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे वो एक ही घर में रह रहे हो या अलग अलग, वो सेपरेट फैमिलीज ही हैं। दूसरा, नो कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली बिजनेस, यहाँ कोई फैमिली बिजनेस नहीं है। अगर दो लोग, बाप बेटे, दो भाई, अगर फैमिली बिजनेस कर भी रहे हैं तो वो थ्रू एन एग्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल जैसे केसेस में होता है एग्रीमेंट के थ्रू, वैसे ही होगा। नो रिकॉग्निशन ऑफ राइट बाय बर्थ, तो बाय बर्थ किसी को भी यहाँ पर इनहेरिटेंस राइट नहीं मिलता है। पैदा होते ही जमीन पर कोई हक नहीं है, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या इनहेरिटेड हो, दोनों में ही पिता के मरने के बाद ही औलाद को उसमें हक मिलेगा। और ये हेरिटेबल प्रॉपर्टी है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर होती रहेगी। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि वेस्टेड इंटरेस्ट है यहाँ पर, मतलब कि अगर ए की मौत के बाद S1 S2 जो दो बेटे हैं उनमें से अगर किसी एक की मौत हो जाती है सक्सेशन ओपन होने से पहले ही, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ W एंड S को कुछ नहीं मिलेगा और सारी प्रॉपर्टी S2 को चली जाएगी। नहीं, मुस्लिम लॉ के अंदर S1 के हिस्से की प्रॉपर्टी जो इसे हाफ शेयर मिलता S1 को और S2 को, तो ये हाफ इसकी वाइफ और इसके सन्स के पास चली जाएगी, मतलब ये इसी की लाइन में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ना कि S2 को मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस में डिस्क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। तो सबसे पहला डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि अगर जिस इंसान की प्रॉपर्टी है उसकी मौत किसी दूसरे इंसान की वजह से हो रही है, तो दूसरे इंसान को जिस मरने वाले की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं मिलेगा, इनहेरिटेंस राइट नहीं मिलेगा, वहां पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, चाहे वो उसका सन हो, डॉटर हो, फादर हो, कोई भी हो। अगर उसकी वजह से मौत हुई है तो वहां उसका हिस्सा खत्म हो जाता है। सुन्नी लॉ कहता है कि इंटेंशन चाहे जान लेने का हो, ना हो, इनडायरेक्टली हो, डायरेक्टली हो, अगर एक पर्सन की वजह से दूसरे की मौत हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी इसे नहीं जाएगी। लेकिन शिया लॉ कहता है कि अगर ये जान इसने इंटेंशनली ली है, यहाँ पर इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो शिया लॉ कहता है कि अगर इंटेंशनली जान ली है तो डिस्क्वालीफाई होगा, लेकिन अगर इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया, एक्सीडेंटली हुआ, तो वहां पर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन सुन्नी लॉ सीधा सीधा बाढ़ लगा रहा है कि अगर इसकी वजह से मौत हुई है तो उसे कोई राइट नहीं मिलेगा इनहेरिटेंस का। दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन होता है डिफरेंस ऑफ रिलीजन के बेस पे। तो यहाँ पर रूल ये कहता है ओनली अ मुस्लिम कैन इनहेरिट फ्रॉम अ मुस्लिम, मतलब कि एक मुस्लिम की प्रॉपर्टी सिर्फ इनहेरिट मुस्लिम कर सकता है, तो दोनों का ही मुस्लिम होना जरूरी है। तो यहाँ पे तीन सिचुएशन बन सकती है। पहला ये जहां पर बच्चे जो हैं वो रिलीजन चेंज कर लें, या दूसरा है जहां फादर ही चेंज कर ले या मदर चेंज कर ले। तो यहाँ पे तीन सिचुएशन देखते हैं। पहला, ए है, उसके दो सन है, S1 S2, ये तीनों ही केसेस में यही है। अब यहाँ पर S1 ने नॉन मुस्लिम फेथ में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये क्या हो गया, ये एक नॉन मुस्लिम है, ये मुस्लिम है और फादर भी मुस्लिम है, तो S2 तो इजीली इनहेरिट कर सकता है। लेकिन A मुस्लिम है और S1 नॉन मुस्लिम है, तो एक मुस्लिम की प्रॉपर्टी इनहेरिट करने के लिए मुस्लिम होना जरूरी था, तो यहाँ पर S1 डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह आता है, यहाँ पर कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट की वजह से S1 अभी भी इनहेरिटेंस राइट क्लेम कर सकता है, तो यहाँ पर S1 को इनहेरिटेंस राइट मिल जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा है जहां फादर ही कन्वर्ट कर ले, तो फादर कन्वर्ट कर रहा है नॉन मुस्लिम फेथ में। अब ये इसके जो बच्चे हैं वो मुस्लिम है और जो फादर है वो एक नॉन मुस्लिम है, तो एक मुस्लिम ही एक मुस्लिम की प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर सकता है, एक मुस्लिम नॉन मुस्लिम की प्रॉपर्टी से इनहेरिट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर S1 और S2 इनहेरिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो A है वो अब एक नॉन मुस्लिम है। दूसरा, अगर कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन या कोई ज्यू, अगर कोई नॉन मुस्लिम बिलीफ का इंसान मुस्लिम फेथ में कन्वर्ट कर रहा है, तो अब ये मुस्लिम हो गया है। यहाँ पर ए मुस्लिम है
और सन जो है वो नॉन मुस्लिम है। तो S1 और S2 ए की प्रॉपर्टी से क्लेम नहीं कर सकते, इनहेरिट नहीं कर सकते हैं ए के मरने के बाद। तीसरा एक्सक्लूजन है एक्सक्लूजन ऑफ डॉटर। तो डॉटर्स को इनहेरिटेंस राइट दिया गया है अंडर मुस्लिम लॉ। वो सन के कंपैरिजन में हाफ इनहेरिट करती है अगर उसके, तो इस हिसाब से डॉटर्स को तो इनहेरिटेंस राइट मिला है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर रीजन का कोई कस्टम है कि डॉटर्स इनहेरिट नहीं करेंगे, या फिर कोई स्टैट्यूट ऐसा है जो कि डॉटर्स को एक्सक्लूड कर रहा है इनहेरिटेंस राइट से, तो उसे एक्सक्लूजन माना गया। उस बेस पे डॉटर्स को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज डॉटर के पास राइट है। चौथा, इलेजिटिमेट चाइल्ड, मतलब नाजायज बच्चे। तो यहाँ इलेजिटिमेट चाइल्ड किसे बोला गया है? जिसके नेचुरल फादर और नेचुरल मदर, मदर वैसे नेचुरल ही होती है, तो नेचुरल फादर जो है बच्चे का और बच्चे की जो मदर है उनकी शादी ठीक से नहीं हुई है या हुई ही नहीं है। तो पहले ये सिचुएशन इसमें ये बन सकती है कि जब मदर ने कंसीव किया था, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन शी वाज मैरिड टू समबडी एल्स, उसकी शादी किसी और से हो चुकी थी पहले ही, वो किसी और की वाइफ थी, और जो नेचुरल फादर है उससे कोई रिलेशन ही नहीं था उसकी मदर का, तो ये इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा। दूसरा ये कि जब फादर और मदर प्रोहिबिटेड डिग्रीज में है, मतलब शादी तो कर ली लेकिन वो थे ही प्रोहिबिटेड डिग्रीज में, तो वो तो शादी ही वैलिड नहीं है। तो इनवैलिड शादी में के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो इलेजिटिमेट ही माने जाते हैं, तो यहाँ भी बच्चे इलेजिटिमेट माने जाएंगे। और तीसरा कि एक दूसरे से शादी वैलिडली की ही नहीं है, मतलब कि उनका निकाह ही नहीं हुआ है ठीक से। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इनके इनहेरिटेंस राइट में, कि दोनों ही शिया और सुन्नी लॉ दोनों में ही फादर या फादर के किसी रिलेटिव से इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन शिया लॉ के अंदर वो मदर की प्रॉपर्टी से या मदर के रिलेटिव से भी इनहेरिट नहीं कर सकते, मतलब शिया लॉ के अंदर इलेजिटिमेट चाइल्ड के पास कोई इनहेरिटेंस राइट ही नहीं है। लेकिन सुन्नी लॉ के अंदर वो अपनी मदर से इनहेरिट कर सकता है, मदर के रिलेशन से, मतलब कि मदर्स ब्रदर, मदर्स फादर, मदर्स मदर, इनकी प्रॉपर्टी से इनहेरिट कर सकता है। तो एक चीज यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि जिस इंसान के थ्रू रिलेशन बन रहा है अगर वो प्रेजेंट है तो इनहेरिटेंस राइट होता नहीं है। मतलब ये है पर्सन ए के फादर हैं ये, और ये है इसका ब्रदर, तो यहाँ ए का रिलेशन अपने ब्रदर से फादर के थ्रू है। अगर उसके फादर प्रेजेंट है, मतलब ए के मरने के बाद अगर फादर प्रेजेंट है तो फादर के पास इनहेरिटेंस राइट है, लेकिन ये रिलेशन फादर के थ्रू था ब्रदर से, तो यहाँ फादर की प्रेजेंस में ब्रदर को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कि अगर बाप जिंदा है तो भाई को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं है, यहाँ पे जो फादर हैं उनकी डेथ हो चुकी है और उसके बाद ए की डेथ होती है, तो बी जो कि यहाँ पे ब्रदर है उसके पास इनहेरिटेंस राइट होगा। दूसरा देख लेते हैं, ए के सिस्टर है एस और इसकी एक डॉटर है, तो एस की प्रेजेंस में क्योंकि ए का डी से रिलेशन सिस्टर के थ्रू है, तो सिस्टर की प्रेजेंस में डॉटर को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर सिस्टर एब्सेंट है तो यहाँ पे डॉटर को कुछ मिल सकता है। तो ये देखना होगा कि जो बीच वाला है जिससे होकर ये रिलेशन जा रहा है, क्योंकि ये सिस्टर्स डॉटर है, इसकी प्रेजेंस मैटर करती है। तो ये हम आगे समझ लेंगे। ये है औलाद। ए के चिल्ड्रंस हैं, ए के सन है, डॉटर है, सन्स डॉटर, सन्स डॉटर। तो यहाँ पर ये जितने भी लोग बोले हैं ये सारे ए के चिल्ड्रन हैं, मतलब कि ये औलाद की कैटेगरी में आता है, इसे चिल्ड्रन माना गया है। ठीक है, अगर ए की प्रॉपर्टी में एस का राइट है, डी का राइट है। अगर सन की डेथ हो चुकी है तो सन और सन्स डॉटर का राइट है। अगर सन की भी डेथ हो चुकी है और सन्स की भी डेथ हो चुकी है तो सन्स डॉटर इनको मिलेगा। लेकिन यहाँ डॉटर के बच्चों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ पर शेयर्ड नहीं है, ना ही रेजिडरी है, वो चीज हम बाद में समझेंगे। लेकिन मेन प्रॉपर्टी इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होती है पहले। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनका क्या होगा, तो ये किसी और फैमिली ट्री का पार्ट होंगे। तो जो ये डॉटर है इसका कोई हस्बैंड होगा तो ये हस्बैंड के फैमिली ट्री का पार्ट है। यहाँ पे जो डॉटर है इसका कोई हस्बैंड होगा तो ये उसकी फैमिली का पार्ट है, फैमिली ट्री का। तो यहाँ पे ये लोग अपने फादर की या ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी से इनहेरिट करेंगे। यहाँ ए की प्रॉपर्टी से ये इसके जो चिल्ड्रन है इनके पास राइट है ओनली। अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सिबलिंग्स मान सकते हैं हम कि 3 तरीके के सिबलिंग्स माने गए हैं। पहला रियल,
ए जो है उसके पेरेंट्स हैं ये मदर एंड फादर, मदर है ये फादर है इसके। तो इनसे जो इनके बच्चे हैं मतलब इन दोनों के मदर और फादर के जो बच्चे हैं इसके रियल सिबलिंग्स हैं, ये दोनों इसके रियल सिबलिंग्स होंगे। लेकिन अगर उसके फादर की कोई और वाइफ है, सेम फादर की कोई और वाइफ है, क्योंकि हस्बैंड यहाँ एक से ज्यादा शादियां कर सकता है, तो अगर उस फादर की एक और वाइफ है और उन दोनों के बच्चे हैं तो ये कॉन्सैंग्विन सिबलिंग्स हो गए, यानी कि पैटर्नल ब्रदर्स हैं ये इसके या पैटर्नल सिस्टर्स। अगर उसकी मदर की शादी से पहले कोई और शादी थी या उससे बच्चे थे, क्योंकि एक टाइम पर एक औरत का सिर्फ एक हस्बैंड हो सकता है, तो सेम टाइम पे हम नहीं कह सकते हैं कि ये बच्चे हैं। लेकिन अगर इस शादी से पहले कोई बच्चे थे या इस शादी के टूट जाने के बाद किसी और से शादी हुई है और उससे जो बच्चे हैं ये यूट्रिन ब्रदर्स हैं, मतलब कि जहां मदर सेम है। इसका भी देखेंगे कि यूट्रिन ब्रदर और कॉन्सैंग्विन ब्रदर्स या सिस्टर्स को कब शेयर मिलता है, किस केस में। तो अब आगे देखते हैं प्राइमरी ईयर्स क्या है। ऐसे 5 कैटेगरीज जिनको मिलना ही मिलना है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी जहां पर इन 5 में से किसी एक का हिस्सा चला जाए। तो यहाँ पर अगर मान ले हम ए की डेथ हो रही है तो इसकी प्रॉपर्टी किस किस को मिलेगी। ए की जो सर्वाइविंग स्पाउस है मतलब कि ए की जो वाइफ है यहाँ पे इसका हिस्सा मिलेगा, इसके जो मदर है उनको मिलेगा, इसके जो फादर हैं उनको मिलेगा, इसकी जो डॉटर है डॉटर उसको मिलेगा और इसके जो सन है उसको मिलेगा। मान लिया कि यहाँ पे वाइफ की डेथ हो रही है तो इसके हस्बैंड का भी शेयर है, तो मरने वाले के मदर फादर डॉटर सन मतलब चिल्ड्रन और सर्वाइविंग स्पाउस, इन 5 लोगों का शेयर कहीं नहीं जाएगा, इन्हें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए इनका हिस्सा कहीं नहीं जाता है। अब देखते हैं अगर एक इंसान की मौत हुई है तो सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। तो वेल्थ एलोकेशन के लिए 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहली कि जो उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं वो हम डिडक्ट कर लेंगे पहले ही। उसके बाद जो उसका कर्जा है वो डिडक्ट करेंगे। कर्जा देने के बाद जो प्रॉपर्टी बच गई है, अब उसमें से अगर कोई विल दी गई थी, मान लेते हैं अगर 1 लाख की कोई प्रॉपर्टी थी, अब इसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे जैसे कि 5000। अब ऐसा नहीं है कि लग्जरियस फ्यूनरल करेंगे और सारा ही खत्म कर देंगे, नहीं, एक मॉडरेट जो फ्यूनरल होता है उसके एक्सपेंसेस रिड्यूस कर देंगे। 5000 बच गए, 5000 रिड्यूस कर दिए। अब दूसरा क्या है, पेमेंट ऑफ डेट। अब डेट क्या था इसका, मान लेते हैं 15,000 इसका डेट था, 15,000 ये माइनस कर दिया, तो अब कितना बच गया, 15 और 5 20,000 माइनस कर दिया, तो यहाँ पर बच गया 80,000। 80,000 जो है वो नेट प्रॉपर्टी बची है। तो अब 80,000 का डिवीजन होगा। अब हमें ये देखना होगा कि कोई विल है या नहीं है। नहीं है तो डायरेक्ट 80,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। विल है तो विल सिर्फ 1/3 तक दे सकते हैं, तो 80,000 का 1/3 निकालेंगे, वो विल में जा सकता है, या जितना भी दिया गया है, जरूरी नहीं है 1/3 ही दें, जितना विल में दिया गया है वो विल वाले को दे देंगे। और फिर जो बचेगा, जो अमाउंट बचेगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ईयर्स में। अब वो बटेगा कैसे वो हम देखेंगे। अब तो पहले हम सुन्नी लॉ कवर करने वाले हैं, अगली वीडियो में हम शिया लॉ को भी कवर कर लेंगे। सुन्नी लॉ में 2 तरीके के ईयर्स बताए गए, 2 कैटेगरीज में बांटे हैं, रिलेटेड ईयर्स, अनरिलेटेड ईयर्स। रिलेटेड ईयर्स कौन से हैं, शेयरर्स, रेजिडुरीज, डिस्टेंट किंडर। अनरिलेटेड में क्या है, सक्सेसर, बाय कॉन्ट्रैक्ट, एक्नॉलेज्ड किनशिप, यूनिवर्सल लेगेटी। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ अभी, उसके बाद आगे हम इन्हें डिटेल्स में देखेंगे। वो ईयर्स जिनका शेयर फिक्स है उन्हें शेयरर बोला गया है, जैसे कि किसी का 1/6 फिक्स है, किसी का 1/3 फिक्स है, 1/4, तो जिनका हिस्सा फिक्स है प्रॉपर्टी में से उन्हें उतना दे दिया जाएगा, तो वो शेयरर्स हैं, इनको बोला गया है जिविल फुरूज। दूसरी कैटेगरी जिसे असबा बोला गया है वो है रेजिडुरीज। रेजिडुरीज का मतलब क्या है कि शेयरर्स को देने के बाद, क्योंकि यहाँ शेयर फिक्स है 1/6, 1/3, 1/4 जितना भी है, अब वो देने के बाद जो शेयर बच गया वो जाएगा रेजिडुरीज को। और डिस्टेंट किंडर का नंबर कब आता है, जब शेयरर में भी कोई ना हो, रेजिडुरीज में भी कोई ना हो, मतलब ना माँ बाप है, ना औलादे हैं, ना भाई बहन है, तो वहां पर हम देखते हैं डिस्टेंट किंडर, दूर के रिलेटिव्स। अगर यहाँ पर डिस्टेंट किंडर भी नहीं है तो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, अनरिलेटेड ईयर्स को। तो अब हम 1 बाय 1 इन सारी कैटेगरीज को देखेंगे। तो शेयर से शुरू करने से पहले एक और चीज जो रह गई है वो है रद्द। रद्द क्या होता है, तो इतना हमें पता चल चुका है कि पहले हम शेयरर्स को देंगे उनका शेयर जितना भी है, उसके बाद हम रेजिडुरीज को देंगे, जो बच गया है वो रेजिडुरीज को मिल जाएगा। और रेजिडुरीज का कोई शेयर फिक्स नहीं है, मतलब जितना भी पोर्शन बचा है वो सब वहां पर एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो अगर मान लें शेयरर्स को देने के बाद रेजिडुरीज ही नहीं है,
मतलब एक प्रॉपर्टी है जिसका इतना हिस्सा शेयरर्स को बट चुका है और एक हिस्सा ये डॉटेड एरिया जो है वो बटा ही नहीं है। अगर रेजिडरीज होते तो ये उनमें चला जाता, उनके पास चला जाता, लेकिन रेजिडरीज की एब्सेंस में ये प्रॉपर्टी रद्द हो जाएगी, मतलब ये रिटर्न हो जाएगी, शेयरर्स के पास वापस चली जाएगी। ये जो शेयरर्स थे उन्हीं में बटेगी। और इसका एक एक्सेप्शन ये है कि जो सर्वाइविंग स्पाउस होंगे, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, जो भी सर्वाइविंग स्पाउस है उन्हें रद्द में हिस्सा तब तक नहीं मिलेगा जब तक शेयरर में और कोई हो। अगर शेयरर में एक इंसान भी है तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ उस एक को मिलेगी रद्द की। लेकिन अगर वो एक भी नहीं है, मतलब वो एक भी नहीं है, तो जो सर्वाइविंग स्पाउस है, चाहे वो डबल वाइफ हो या हस्बैंड हो, ये उसे मिल जाएगी। अदरवाइज रद्द की प्रॉपर्टी पर सर्वाइविंग स्पाउस का कोई राइट नहीं है। तो अब हम शेयरर से शुरू करते हैं, जिसे बोला गया है जिविल फरूज। तो शेयरर में सबसे पहले हम सर्वाइविंग स्पाउस ही देख लेते हैं। तो सर्वाइविंग स्पाउस अगर हस्बैंड है तो यहाँ पर ए, जो कि वाइफ है, उसकी डेथ हो रही है, तो यहाँ पर बच्चे हैं हस्बैंड, सन एंड डॉटर। जहां पर भी बच्चे होंगे, मतलब कि चिल्ड्रन प्रेजेंट होंगे, चाहे एक हो या एक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वहां पर 1/4 शेयर मिलेगा हस्बैंड को। और जहां पर बच्चे नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है, तो वहां पर हस्बैंड का शेयर आधा हो जाएगा। तो अब दोनों ही देख लेते हैं। दोनों केसेस में क्या होगा। पहला, जहां पर बच्चे हैं तो यहाँ पर हस्बैंड को 1/4 शेयर मिल गया। अब बचा कितना है, 3/4 डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, सन और डॉटर में। तो यहाँ हम देखते हैं सन को डॉटर के कंपैरिजन में डबल मिलता है। और यहाँ पे टोटल प्रॉपर्टी बांटनी भी 3 ही हिस्सों में थी, तो हम इसे सन को 2 दे देंगे और डॉटर को 1, मतलब कि सन का हिस्सा हो जाएगा 2/4 और डॉटर का हो जाएगा 1/4 और 1/4 हस्बैंड को मिल गया। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी एग्जॉस्ट हो गई, क्योंकि यहाँ और किसी शेयर और रेजिडरी की बात की ही नहीं गई है। तो दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। सर्वाइविंग स्पाउस में हस्बैंड है और वहां पर चिल्ड्रन नहीं है, यहाँ पर थे, यहाँ नहीं है, तो यहाँ चिल्ड्रन नहीं है, हस्बैंड को शेयर मिल गया हाफ। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें देखना होगा कि कोई और शेयरर प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई शेयरर प्रेजेंट नहीं है, रेजिडरीज नहीं है, तो अब क्या होगा, शेयरर में कोई नहीं है, रेजिडरीज में भी कोई नहीं है, तो प्रॉपर्टी जो आधी प्रॉपर्टी थी वो रद्द हो जाएगी और घूम के कहाँ जाएगी, हस्बैंड के पास। हस्बैंड के पास क्यों जाएगी, क्योंकि और कोई शेयरर नहीं है, और जब कोई शेयरर ना हो तो प्रॉपर्टी सर्वाइविंग स्पाउस को मिल जाती है। तो यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी हस्बैंड को मिली है, लेकिन आधी एज अ शेयरर मिली है और आधी रद्द में मिली है। दूसरा देखते हैं सर्वाइविंग स्पाउस। अगर वाइफ है तो मतलब यहाँ पर डेथ किसकी हो रही है, हस्बैंड की। तो ए जहां पर भी है वो हस्बैंड है और हस्बैंड की डेथ हो रही है। तो इन केस जहां पर कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, वहां पर वाइफ का शेयर 1/4 होता है और जहां चिल्ड्रन है वहां पर 1/8 होता है। तो इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर कोई चिल्ड्रन नहीं है, हमें कोई और शेयर नहीं दिख रहा है, कोई कुछ भी नहीं है, मतलब कोई है ही नहीं, सिर्फ वाइफ बची है। तो 1/4 वाइफ का शेयर है, क्योंकि वहां चिल्ड्रन नहीं है, और बाकी जो 3/4 है, अगर शेयरर होते तो उनमें बटता, यहाँ शेयरर नहीं है। रेजिडरीज देखेंगे, रेजिडरीज भी नहीं है, तो ये 3/4 भी घूमकर वाइफ के पास आ जाएगा। दूसरी सिचुएशन, यहाँ पर प्री डिसीज सन है, यहाँ पर ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है, तो एक की डेथ हो रही है, वाइफ सर्वाइव कर रही है, तो ये चिल्ड्रन, ये औलाद की कैटेगरी में आ रहे थे। सन की एब्सेंस में ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर आ जाती है। तो यहाँ पर सन नहीं है लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो इसे चिल्ड्रन ही माना गया है, इसलिए यहाँ डब्ल्यू का शेयर कितना हो गया, 1/8 और 7/8 किसे चला जाएगा, ये इन्हें चला जाएगा। दूसरा है केस जहां पर एक ही डेथ हो रही है, वाइफ सर्वाइव कर रही है और एक सन। तो वाइफ का शेयर फिक्स है, वाइफ को हम 1/8 दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक चाइल्ड है। अब सन जो कि एक रेजिडरीज है, जिसे बचा हुआ हर वो मिल जाएगा प्रॉपर्टी, तो अब जो 7/8 प्रॉपर्टी बची है सन को मिलेगी, क्योंकि सन एक रेजिडरीज है। दूसरा देख लेते हैं, हस्बैंड की डेथ हो रही है, यहाँ पर वाइफ है, सन है, डॉटर है, तो यहाँ 1/8 शेयर हो गया, 7/8 बच गया है, सन को 2 मिलेगा, रेशियो 1 डॉटर को मिलेगा। अब हमें क्या करना है, सन का रेशियो, सन का शेयर कैसे मिलेगा, जो बच्चा है मल्टीप्लाइड बाय सन का शेयर, यहाँ पे कितना मिल रहा है 2/3, और यहाँ पे डॉटर को कितना मिल रहा है 7/8 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो डॉटर का शेयर हो गया यहाँ पर 7/24 और यहाँ पर सन का शेयर कितना हो गया 14/24 और 1/8 यहाँ। अगर हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3/24। तो अब जब हम इन सभी को प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे 3/24 प्लस 14/24 प्लस 7/24, तो ये कितना हो जाएगा 1।
तो मतलब पूरी प्रॉपर्टी एग्जॉस्ट हो चुकी है। यहाँ कुछ रिटर्न में नहीं जाएगा, कुछ रद्द में नहीं जाएगा। अब यहाँ दूसरा केस देख लेते हैं जहां पर एक ही दो सर्वाइविंग वाइफ्स है, मतलब W1 और W2, और यहाँ पर चिल्ड्रन भी हैं। चिल्ड्रन है तो 1/8 तो मिलेगा ही, तो ऐसा नहीं है कि वाइफ 1 और वाइफ 2 दोनों को ही 1/8 देते, नहीं, दोनों को 1/8 जॉइंटली मिलेगा, मतलब आधा आधा। ये हो गया 1/16 और W2 का शेयर हो गया 1/16। यहाँ पे टोटल प्रॉपर्टी एग्जॉस्ट हो गई है 1/8, बचा कितना है रिमेनिंग 7/8 बचा है। यहाँ पर एक डॉटर है जिसका शेयर 1 होगा, दूसरे का 1 होगा और सन को डबल मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सन का शेयर कितना हो गया 2/4, 7/8 मल्टीप्लाई बाय 2/4, और डॉटर का शेयर कितना हो जाएगा 7/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो यहाँ सन को मिल गया 14/32, डॉटर 1 को मिल जाएगा 7/32, डॉटर 2 को मिल जाएगा 7/32। यहाँ 116 मिला था, अगर इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2/32 प्लस 2/32। तो यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी है डॉटर, जो कि एक शेयरर है। तो ये शेयरर सिर्फ तब होगी जब सन नहीं है, मतलब कि एक इंसान है जिसके अगर डॉटर और सन दोनों हैं, तो यहाँ पर सन एक रेजिडरी है, इसलिए डॉटर भी रेजिडरी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर सिर्फ एक डॉटर है तो आधा शेयर उसको मिल जाएगा, अगर एक से ज्यादा डॉटर है मतलब 2 या 2 से ज्यादा है तो एक कलेक्टिवली इनको 2/3 मिलेगा, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो 2/3 ही मिलेगा। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर W है, W की डेथ हुई है, सर्वाइविंग हस्बैंड है, डॉटर है, तो यहाँ चाइल्ड है इसलिए हस्बैंड का शेयर हो जाएगा 1/4, रिमेनिंग बच गया 3/4। अब डॉटर को कितना मिलना है हाफ, डॉटर का शेयर हो गया हाफ। W है, हस्बैंड है, 2 डॉटर्स हैं, तो 2 डॉटर्स कलेक्टिवली 2/3 लेंगी और हस्बैंड का शेयर किसी भी चिल्ड्रन की प्रेजेंस में 1/4 होता है, 2/3 प्लस 1/4। 11/12 जो शेयर है वो बच चुका है, अब बचा कितना है रिमेनिंग 1/12। तो ये अब अगर इस केस में रेजिडरी होता तो ये उसको चला जाता, लेकिन इस इक्वेशन में हमने इसे बहुत सिंपल रखा है, इसमें कोई रेजिडरी रखा ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो 1/12 है ये फिर से घूम फिर करके आएगा और ये दोनों ही डॉटर्स में इक्वली बट जाएगा। तीसरी सिचुएशन देखते हैं, यहाँ पर वाइफ है, डॉटर 2 डॉटर्स हैं, एक सन है और हस्बैंड है, तो यहाँ पर चिल्ड्रन की प्रेजेंस में हस्बैंड का शेयर कितना हो जाएगा 1/4। अब 1/4 होने के बाद अब देखो यहाँ पर 2 डॉटर्स हैं, लेकिन ये कलेक्टिवली 2/3 नहीं लेंगी। शेयर फिक्स कब था, शेयर फिक्स सिर्फ तब था जब वहां पर सन ना हो, सन की एब्सेंस में डॉटर्स शेयरर थी। यहाँ पर सन है, इसका मतलब क्या है, जितना शेयर 2 सन को मिलेगा उसका आधा डॉटर्स को मिलेगा, मतलब यहाँ पे डॉटर 1 और 2 को एक एक हिस्सा मिलेगा और सन को 2 हिस्से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी कितनी बची है 3/4। अब 3/4 को यहाँ पे 4 हिस्सों में बांट देना है। तो यहाँ पर सन याद रहे, सन को हम कंफ्यूज नहीं होना है, सन को हम रेजिडरीज की कैटेगरी में समझेंगे, अभी नहीं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है फादर। तो फादर के लिए क्या है, फादर भी एक रेजिडरी है। फादर रेजिडरी कब है, जहां पर मरने वाले की औलादे ना हो। तो यहाँ पर फादर का शेयर फिक्स है क्योंकि यहाँ सन और डॉटर दोनों ही हैं, तो फादर को 1/6 शेयर दे देते हैं। यहाँ पर वाइफ है और चिल्ड्रन है, इसका मतलब वाइफ का शेयर 1/8 हो गया। यहाँ पर ब्रदर है, ब्रदर को कोई राइट नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर रेड लाइन का यूज किया गया है। ये शेयरर हो गए एस और डी, सन और डॉटर, सन की प्रेजेंस में ये दोनों ही रेजिडरीज हो गए, यानी कि यहाँ पर शेयरर्स जितना भी देना था हमने दे दिया है। अब हम इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे कि रिमेनिंग कितना पोर्शन बचा है। तो 1/6 प्लस 1/8, तो ये 7/24 शेयर हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं अभी तक। अब रिमेनिंग कितना बच गया है, तो यहाँ पर रिमेनिंग बच गया है 17/24। अब इस 17/24 को हमें सन और डॉटर में बांटना है, किस रेशियो में, सन को मिल जाएगा डबल एज कम्पेयर टू डॉटर। तो सन का शेयर कितना है 2 और इसका कितना है 1। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर एक ही डेथ हो रही है और बचा कौन है, उसके एक फादर हैं, उसकी एक सिस्टर है और 2 वाइफ है। तो पहली कंडीशन क्या थी, ए का फादर के थ्रू सिस्टर से रिलेशन है, तो फादर की प्रेजेंस में यहाँ सिस्टर को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ रेड लाइन रखी है।
फादर का 1/6 हम तब देते जहां अगर यहाँ चिल्ड्रन होते, यहाँ कोई चिल्ड्रन नहीं है तो फादर को अभी हम 1/6 नहीं देंगे। अभी हम वाइफ का, तो इन दोनों वाइफ का शेयर टोटल कितना हो जाएगा 1/4। तो दोनों का सेपरेटली 1/8 और 1/8 हो गया। अब यहाँ कोई चिल्ड्रन नहीं है तो चिल्ड्रन की एब्सेंस में फादर रेजिडरी होते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी जितनी भी थी बच गई। रिमेनिंग कितनी हो गई 3/4। तो ये 3/4 रिमेनिंग प्रॉपर्टी यहाँ फादर को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर चिल्ड्रन हैं, मरने वाले के चिल्ड्रन हैं, तो फादर को 1/6 शेयर हम अलोकेट कर देंगे। और अगर यहाँ कोई चिल्ड्रन नहीं है तो फादर को 1/6 नहीं देना है, फादर को जितना भी बच गया एज ए रेजिडरी वो सारा ले लेंगे। नेक्स्ट आता है मदर का शेयर। मदर का शेयर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे तो हम नॉर्मली 1/6 देते हैं। यहाँ पर सन है मतलब चिल्ड्रन है, तो मदर का शेयर यहाँ पर 1/6 है, तो 1/6 यहाँ पर मदर को दे देंगे और 5/6 जो बच गया है उसको हम S1 और S2 में इक्वली बांट देंगे। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 5/12। ये शेयर S1 और S2 का हो गया। एक ही डेथ हुई है और बचा कौन है, फादर, मदर, एक ग्रैंड मदर, डॉटर एंड सेकेंड डॉटर। तो सबसे पहले किसे नहीं देना है हम वो अलग कर लेंगे। मदर की प्रेजेंस में ग्रैंड मदर को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन किसके थ्रू हो रहा है, हमारा रिलेशन मदर के थ्रू है, ग्रैंड मदर से। अब हम यहाँ देख लेते हैं डॉटर 1 डॉटर 2। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चिल्ड्रन हैं, तो फादर का शेयर कितना हो गया 1/6। यहाँ एज ए रेजिडरी नहीं मिलेगा। यहाँ पर मदर का शेयर कितना हो गया 1/6। यहाँ पे 2 डॉटर्स हैं, डॉटर्स का शेयर, तो डॉटर्स का कलेक्टिव शेयर कितना हो जाएगा 2/3। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं और देखते हैं कुछ बचा है कि नहीं। तो ये हो गया 6/6। यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी एग्जॉस्ट हो गई, क्योंकि मदर और फादर का मिलाकर ही यहाँ पर 1/3 हो गया था और यहाँ पर 2/3 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पूरी प्रॉपर्टी एग्जॉस्ट हो गई। यहाँ पर अब देख लेते हैं दूसरी सिचुएशन। यहाँ पर ए है जिसकी डेथ हुई है, यहाँ पर सिर्फ मदर और फादर हैं, कोई चिल्ड्रन नहीं है, कोई सर्वाइविंग स्पाउस नहीं है, एक सिस्टर है और एक ब्रदर है। तो मदर की प्रेजेंस हम नहीं देखते हैं सिस्टर और ब्रदर के लिए, लेकिन फादर की देखते हैं। तो यहाँ पर फादर प्रेजेंट है, तो इस केस में सिस्टर और ब्रदर का कोई शेयर नहीं है, फादर यहाँ पे रेजिडरी है। तो यहाँ पर मदर का शेयर हो गया 1/6। यहाँ पर फादर क्या है, यहाँ रेजिडरी हो गए, तो बाकी का 5/6 जो है वो फादर को मिल जाएगा। मदर का शेयर चेंज हो जाता है जहां पर भी लिविंग स्पाउस हो, मतलब मरने वाले का अगर लिविंग स्पाउस है तो उसका शेयर रिड्यूस कर देने के बाद अगर कोई बच्चे नहीं है तो मदर को कितना मिलेगा, मदर को यहाँ पे 1/3 मिलेगा रिमेनिंग पोर्शन का। स्पाउस का माइनस करने के बाद जो बचा उसका रिमेनिंग का 1/3 मदर लेगी अगर वहां चिल्ड्रन नहीं है। अदरवाइज मदर का शेयर कितना था 1/6 ही मिलता। तो यहाँ पर देख लेते हैं ए के मरने के बाद यहाँ पर उसके मदर है, फादर है और W है, मतलब वाइफ। तो वाइफ का शेयर चिल्ड्रन की एब्सेंस में 1/4 हो गया। अब यहाँ पर रिमेनिंग कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 3/4। अब मदर का शेयर कितना हो गया, मदर का शेयर होगा 3/4 का 1/3, क्योंकि चिल्ड्रन की एब्सेंस में 1/3 मिलेगा किसका, रिमेनिंग पोर्शन का। तो मदर को मिल गया 1/4। अब 1/4 वाइफ को मिल गया, 1/4 मदर को मिल गया और फादर यहाँ रेजिडरी है क्योंकि कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो रिमेनिंग कितना पोर्शन बचा 2/4, तो 2/4 मिल जाएगा यहाँ फादर को। यहाँ पर वाइफ की डेथ के बाद हस्बैंड, फादर, मदर और एक ब्रदर बचा है। तो फादर की प्रेजेंस में ब्रदर को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर रेड लाइन है। अब हम शेयर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर चिल्ड्रन नहीं है, तो हस्बैंड का शेयर कितना हो जाएगा, हस्बैंड का शेयर हो जाएगा हाफ रिड्यूस करने के बाद हम मदर का शेयर निकालेंगे। तो मदर का शेयर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन हाफ है, मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो मदर को मिल जाएगा 1/6। रिमेनिंग पोर्शन जो भी बचा होगा वो फादर को मिल जाएगा। अब हम देखते हैं ट्रू ग्रैंड मदर और ट्रू ग्रैंड फादर हाउ लो सो एवर। तो एक ही स्लाइड में हम दोनों को ही कवर कर लेते हैं एक साथ। ट्रू ग्रैंड मदर को कब मिलेगा, जब कोई नियरर ग्रैंड मदर ना हो या फिर मदर ना हो। मदर की एब्सेंस में ग्रैंड मदर को मिलेगा और फादर की एब्सेंस में ट्रू ग्रैंड फादर या नियरर ट्रू ग्रैंड फादर की एब्सेंस में। मदर का शेयर 1/6 था, इसलिए यहाँ पर ट्रू ग्रैंड मदर का भी 1/6 ही शेयर होगा। फादर का शेयर 1/6 था, इसलिए ट्रू ग्रैंड फादर का भी 1/6 होगा। लेकिन फादर जिस तरीके से रेजिडरी थे वैसे ही यहाँ ग्रैंड फादर भी होंगे। एक ही डेथ हो गई है, उसके फादर की पहले ही डेथ हो चुकी है, बचा कौन, फादर्स और फादर्स मदर। तो यहाँ ग्रैंड मदर का शेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनको शेयर मिल जाएगा 1/6 और ट्रू ग्रैंड फादर्स फादर जो है वो फादर की एब्सेंस में एज ए रेजिडरी है, क्योंकि यहाँ पर कोई चिल्ड्रन नहीं है, ये सारा बचा हुआ शेयर इनको मिल जाएगा।
तो यहाँ पे W की डेथ हो रही है, इसके बाद बचा कौन है, इसके मदर और फादर की भी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पे कौन आ गया, अब मदर्स मदर है, मदर्स फादर्स मदर है, और यहाँ पर फादर्स मदर है और फादर्स फादर है। जो मदर्स मदर है और जो फादर्स मदर है ये दोनों ही ट्रू ग्रैंड मदर है, ठीक है। तो इन दोनों को ही 1/6 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों है तो इसलिए इन्हें कलेक्टिवली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि दोनों को 1/6 अलग से दे देंगे, इसको 1/12 मिल जाएगा, इसको 1/12 मिल जाएगा, मतलब कि दोनों का ही कलेक्टिवली कितना होना चाहिए, 1/6। दोनों ही, एक मैटरनल ट्रू ग्रैंड मदर है, एक पैटर्नल ट्रू ग्रैंड मदर है। तो यहाँ पर जो मदर्स फादर हैं उनकी मदर, मतलब मदर्स फादर्स मदर, तो यहाँ पर बीच में जो फादर आ गए हैं इस वजह से ये ट्रू ग्रैंड मदर नहीं है, जबकि मदर्स मदर्स मदर जो होती वो ट्रू ग्रैंड मदर होती। अब यहाँ बचे कौन, फादर्स फादर, तो ये फादर की एब्सेंस में ये रेजिडरी है क्योंकि और कोई शेयरर नहीं है, तो यहाँ पर रेजिडरी हो गए और इनको रिमेनिंग शेयर, मतलब कि कितना रिमेनिंग बच गया यहाँ पर, यहाँ बचा है 5/6, तो ये 5/6 फादर्स फादर को मिल जाएगा। दूसरा है सन्स डॉटर या फिर सन्स डॉटर, तो हमने ये दो ले लिया है, पहला एक साथ ही देख लेते हैं इन दोनों को ही, सन्स डॉटर और दूसरा सन्स डॉटर। यहाँ पर सन्स डॉटर और सन्स डॉटर ये दोनों ही औलाद की कैटेगरी में आई थी। जैसे कि सन और डॉटर के केस में होता है कि अगर सन है तो डॉटर और सन दोनों रेजिडरी हो जाते हैं, लेकिन अगर सन नहीं है तो डॉटर यहाँ शेयरर हो जाती है। उसी तरीके से बाकी में भी होगा, सन अगर नहीं है तो सन्स डॉटर यहाँ पर शेयरर हो जाएगी, मतलब शेयर फिक्स हो जाएगा। सन और सन्स डॉटर दोनों हैं तो ये दोनों रेजिडरीज हैं। ये दोनों अगर प्रेजेंट हैं तो रेजिडरी हैं, अगर सन नहीं है और सिर्फ डॉटर बची हुई है, मतलब सन्स डॉटर बची है, तो वो शेयरर है, मतलब शेयर फिक्स है, और ये इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सन्स डॉटर या सन्स डॉटर, तो हमने ये देखा था कि ये औलाद की कैटेगरी में आते हैं। तो अब इनको शेयर कब मिलेगा, सन्स डॉटर को शेयर तब मिलेगा जब वहां पर कोई सन ना हो, मतलब कि यहाँ पर या तो सन की डेथ हो चुकी हो। पहली सिचुएशन तो यही है कि अगर सन प्रेजेंट है तो सन्स डॉटर, क्योंकि एक का यहाँ रिलेशन सन्स डॉटर का सन के थ्रू है, मतलब इनके रिलेशन में बीच में ऐसे अगर एस प्रेजेंट है तो सन्स डॉटर को तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि यहाँ पर अगर डॉटर भी नहीं है, डॉटर और सन दोनों ही नहीं है, सिर्फ सन्स डॉटर है, और ये सिर्फ इकलौती है, मतलब ये इकलौती है सन्स डॉटर, तो इसे आधा शेयर दे देंगे। अगर एक या दो से ज्यादा है, यहाँ पे सन्स डॉटर 2 है, तो ये कलेक्टिवली 2/3 लेंगे जैसा डॉटर के केस में होता है। और अगर ब्रदर भी प्रेजेंट है, सन्स डॉटर सन, तो अगर जहां पर ब्रदर आ जाएगा यहाँ पर वो 2:1 में ले लेंगे, जैसे नॉर्मल सन और डॉटर में डिवाइड होता है। एक चीज देखने के लिए ये है, सन की एब्सेंस में सन्स डॉटर को तब मिलेगा जब यहाँ पर एक डॉटर अलाइव है। अगर 2 या 3 है तो सन्स डॉटर को कुछ नहीं मिलेगा, वो डॉटर्स को ही मिलेगा, सन्स डॉटर को नहीं मिलेगा। जहां पर सिर्फ एक डॉटर है और सन्स डॉटर भी है तो सन्स डॉटर को 1/6 मिलेगा और डॉटर को कितना मिलेगा, हाफ, जो कि डॉटर के शेयर में हमने देखा था। अब इस सिचुएशन में देख लेते हैं, एक यहाँ डेथ हुई है, बचा कौन है, वाइफ डॉटर सन, तो यहाँ पर चिल्ड्रन है तो वाइफ को कितना शेयर मिलेगा, 1/8। अब यहाँ पर डॉटर भी है और सन भी है, तो सन की प्रेजेंस में सन्स डॉटर को कुछ नहीं मिलेगा। अब जो रिमेनिंग 7/8 है उसे 1:2 में बांट देंगे, मतलब कि डॉटर का डबल सन को मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन हम खुद से कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पर W की डेथ हो रही है, बचा कौन है, मदर फादर और प्री डिसीज सन के डॉटर और डॉटर 2। तो यहाँ पर इसकी कोई डॉटर नहीं है, कोई सन नहीं है, इसलिए प्री डिसीज सन के 2 डॉटर्स हैं, इन्हें कलेक्टिवली कितना मिल जाएगा, 2/3 मिल जाएगा। 2/3 शेयर D1 और D2 को मिल जाएगा। मदर को कितना मिलेगा, मदर का शेयर यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। अब रिमेनिंग कितना बच गया, यहाँ पर चिल्ड्रन है तो यहाँ पे फादर को कितना मिलना चाहिए, यहाँ फादर को मिलेगा 1/6। तो अब शेयर काउंट कर लेते हैं हम, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 2/3, 1/3 मिल जाएगा डॉटर 1 को और डॉटर 2 को भी 1/3 मिल जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 1 + 1 + 4, 6/6, यानी कि प्रॉपर्टी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई है, कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पर ग्रैंड डॉटर्स को प्रॉपर्टी मिली इन एब्सेंस ऑफ सन, इन एब्सेंस ऑफ डॉटर्स। और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर एक ही डेथ हो रही है, बचा कौन है,
फादर, मदर, डॉटर, प्रीडिसीज सन और सन्स डॉटर। तो यहाँ पर सन की डेथ हो चुकी है पहले ही, इसलिए सन्स डॉटर को शेयर मिलेगा। और यहाँ सिर्फ एक डॉटर है, क्योंकि यहाँ एक डॉटर है। अगर 2 या 2 से ज्यादा होती तो इसे कुछ नहीं मिलता, यहाँ एक है, इसलिए सिंगल डॉटर को शेयर कितना मिलेगा, हाफ। सन्स डॉटर को कितना मिलेगा, 1/6। फादर का शेयर, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही चिल्ड्रन है तो रेजिडरी तो नहीं है, 1/6। और मदर का शेयर कितना हो जाएगा, मदर का शेयर भी यहाँ पर हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे और जो बचेगा रद्द में चला जाएगा, या रेजिडरी हम देखेंगे कौन है। तो 1 मिनट, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो गया, 3। तो ये 6/6 हो गया, पूरी प्रॉपर्टी एग्जॉस्ट हो गई। अब रेजिडरी को कुछ नहीं जाएगा, अगर हो तब भी नहीं मिलेगा, ना हो तब भी नहीं मिलेगा। अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। यहाँ W की डेथ हो रही है, अब बचा कौन है, मदर, फादर, सन्स डॉटर 1, सन्स डॉटर 2, सन्स डॉटर। क्योंकि यहाँ पर 2 डॉटर्स पहले से ही है तो सन्स डॉटर को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सन्स डॉटर और सन्स डॉटर इन दोनों को कलेक्टिवली कितना मिलेगा, 2/3। तो इसको मिल गया 1/3, इसको मिल गया 1/3। मदर का शेयर यहाँ पर हो गया 1/6। यहाँ पर फादर रेजिडरी नहीं है, क्योंकि यहाँ चिल्ड्रंस हैं W के, ग्रैंड चिल्ड्रन ही सही, क्योंकि यहाँ पे सन्स थे, यहाँ सन प्रेजेंट नहीं था, इसलिए ग्रैंड चिल्ड्रंस को मिला है, और ये ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है। यहाँ फादर का शेयर कितना हो जाएगा, 1/6। तो इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो कितना हो गया, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 2/3 जो डॉटर्स का कलेक्टिव पार्ट था, 2/3, 1 प्लस 1 प्लस 4, 6/6। यहाँ पे पूरी तरीके से प्रॉपर्टी एग्जॉस्ट हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टर को शेयर कब मिलेगा, इन एब्सेंस ऑफ चाइल्ड। अगर बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, सन ऑफ ए चाइल्ड, बेटे के भी बच्चे नहीं है, बेटे के बच्चों के बच्चे भी नहीं है, फादर नहीं है, ट्रू ग्रैंडफादर नहीं है, ट्रू ग्रेट ग्रैंडफादर भी नहीं है, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो प्रॉपर्टी सिबलिंग्स को जाती है। अगर ब्रदर और सिस्टर दोनों हैं तो वहां पर तो वो दोनों रेजिडरी बन जाएंगे, तो 2:1 में शेयर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ब्रदर भी नहीं है तो वहां सिस्टर का शेयर फिक्स कर दिया गया। अगर 1 है तो हाफ, और 2 है तो 2/3 मिल जाएगा, या 2 से ज्यादा है तो भी 2/3 ही मिलेगा। तो इससे ज्यादा सिस्टर में कुछ नहीं है। तो यूट्रिन ब्रदर एंड सिस्टर का हम देखते हैं। यूट्रिन ब्रदर और सिस्टर कौन होते हैं, जिनके साथ मदर सेम हो, मतलब A और Z। अगर इनकी मदर सेम है, फादर डिफरेंट है, तो ये आपस में यूट्रिन ब्रदर्स हो गए। तो इनके शेयर पे क्या है, इन एब्सेंस ऑफ अ चाइल्ड, अगर एक इंसान के बच्चे नहीं है, चाइल्ड ऑफ अ सन, सन के बच्चे नहीं है, सन्स के भी बच्चे नहीं है, फादर भी नहीं है, ट्रू ग्रैंडफादर भी नहीं है। अब एक पर्सन है जिसके ना बच्चे हैं ना फादर हैं, तो बच्चा कौन, सिबलिंग्स बचे। तो सिबलिंग्स में यूट्रिन ब्रदर एंड सिस्टर भी आते हैं, कंसैंग्विन ब्रदर एंड सिस्टर भी आते हैं, उनको भी अभी हम देख लेंगे। तो इनका शेयर कितना है, अगर एक है तो 1/6, और 2 या 2 से ज्यादा है तो 1/3। लेकिन यहाँ देखने वाली ये बात है कि सिस्टर और ब्रदर दोनों हैं, तब भी उन्हें 2:1 में नहीं मिलेगा। यूट्रिन ब्रदर और सिस्टर को हमेशा 1:1 में ही मिलता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक की डेथ हो रही है, यहाँ पर बचा कौन है, मदर, यूट्रिन ब्रदर, सिस्टर नंबर 2। तो यहाँ 2 बहनें हैं, एक यूट्रिन ब्रदर है और एक मदर है। तो यहाँ पर जब हम शेयर डिवाइड करेंगे तो यहाँ मदर का शेयर तो फिक्स है 1/6। यहाँ फादर की प्रेजेंस में सिस्टर्स को कुछ नहीं मिलता, लेकिन यहाँ सिस्टर्स है, फादर नहीं है, तो यहाँ पे ये कलेक्टिवली 2/3 ले लेंगे। और यूट्रिन ब्रदर इफ 1, तो यहाँ पर कितना शेयर मिल जाएगा, 1/6। तो हम इसे काउंट करेंगे, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 2/3, तो ये कलेक्टिवली एग्जॉस्ट हो चुकी है प्रॉपर्टी। अब किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि और कोई बचा भी नहीं है। तो अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। W की डेथ हो रही है, यहाँ पर एक यूट्रिन ब्रदर है, यूट्रिन सिस्टर है, रियल सिस्टर 2 है। तो यूट्रिन ब्रदर और यूट्रिन सिस्टर को 2 और मोर, क्योंकि यहाँ पे ये 2 हैं, यहाँ पे जेंडर नहीं देख रहे हैं, दोनों का ही काउंट करें तो ये 2 है, तो इन दोनों को कलेक्टिवली 1/3 मिल जाएगा। और यहाँ पर 2 सिस्टर्स हैं, क्योंकि और कोई तो है ही नहीं, सिर्फ ये 4 ही लोग बचे हैं, तो कलेक्टिवली सिस्टर्स को कितना मिल जाएगा, 2/3। काम खत्म। अब हम देखते हैं ब्रदर का। तो यहाँ यूट्रिन ब्रदर में हमने यहाँ देखा, यहाँ पर
सिस्टर या ब्रदर, रियल सिस्टर और रियल ब्रदर की प्रेजेंस में भी यूट्राइन ब्रदर को शेयर मिलता है, चाहे वह ब्रदर हो या सिस्टर हो, उन्हें शेयर मिलता है। अगर कोई चाइल्ड ना हो, चाइल्ड ना हो, फादर ना हो, ट्रू ग्रैंडफादर ना हो, इन सब की एब्सेंस में इनका शेयर मिलता है। अदरवाइज अगर उनमें से कोई एक भी है तो इन्हें नहीं मिलेगा। इन सबका एब्सेंट होना जरूरी है। कॉन्सैंग्विन सिस्टर, कॉन्सैंग्विन सिस्टर को भी कब मिलेगा? अब इसमें देखने वाली बात यह है जहां पर बच्चे नहीं है, बेटे के बच्चे नहीं, क्योंकि बेटी के बच्चे औलाद में नहीं आते हैं। तो सन्स चाइल्ड नहीं है, सन्स चाइल्ड नहीं है, फादर नहीं है, ट्रू ग्रैंडफादर नहीं है, रियल ब्रदर नहीं है, रियल सिस्टर नहीं है। मतलब फुल ब्रदर और फुल सिस्टर की एब्सेंस में इनको देना है, अदरवाइज नहीं देना है। यूट्राइन सिस्टर के लिए क्या था कि ट्रू ब्रदर और सिस्टर की एग्जिस्टेंस में भी यूट्राइन सिस्टर और ब्रदर को मिल रहा था। यहाँ पर कॉन्सैंग्विन में नहीं होगा। कॉन्सैंग्विन में क्या है कि यहाँ पर दोनों के फादर सेम है। ए और बी के अगर सेम फादर हैं तो ये कॉन्सैंग्विन सिबलिंग्स हैं। तो सेम चीज अगर कॉन्सैंग्विन ब्रदर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, तो कॉन्सैंग्विन सिस्टर क्या होगी? वो रेसिडुअरी बन जाएगी और 2:1 में शेयर हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो शेयर फिक्स है। अगर फुल सिस्टर में सिर्फ एक सिस्टर है, मतलब एक सिस्टर अवेलेबल है, प्रेजेंट है, और उसके अलावा कॉन्सैंग्विन ब्रदर या सिस्टर है, तो उनको शेयर मिलेगा। कॉन्सैंग्विन सिस्टर को रियल सिस्टर की प्रेजेंस में 1/6 मिलेगा। तो अब देखते हैं, ए की डेथ हो रही है, यहाँ पर ब्रदर है, सिस्टर है, कॉन्सैंग्विन सिस्टर है, तो और कोई प्रेजेंट नहीं है। तो कॉन्सैंग्विन सिस्टर को कब मिलता? जब फुल ब्रदर या फुल सिस्टर नहीं होते। अगर सिंगल सिस्टर होती और ये ब्रदर नहीं होता तो कॉन्सैंग्विन सिस्टर का शेयर था, अदरवाइज नहीं है। तो अब यहाँ पर कॉन्सैंग्विन सिस्टर को कुछ नहीं मिलेगा। ब्रदर और सिस्टर में सारी प्रॉपर्टी 2:1 में डिवाइड हो जाएगी, जितनी भी है, क्योंकि यहाँ पे और कोई प्रेजेंट ही नहीं है। दूसरा केस देख लेते हैं। ए की डेथ हो गई है, इसके रियल सिबलिंग्स नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, चिल्ड्रन नहीं है, कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर सिस्टर 1, सिस्टर 2, 2 यूट्राइन सिस्टर्स हैं और 2 कॉन्सैंग्विन सिस्टर्स हैं। अभी हम सिस्टर्स की बात कर रहे हैं, ब्रदर्स की बात हम रेसिडुअरी में करेंगे। तो यहाँ पर शेयर किस हिसाब से बटेगा? तो यूट्राइन सिस्टर 1 को मिल गया 1/6, यूट्राइन सिस्टर 2 को मिल गया 1/6। कॉन्सैंग्विन सिस्टर के लिए क्या रूल एप्लीकेबल है? यहाँ पर रियल सिस्टर की प्रेजेंस में 1/6 था, अदरवाइज जो नॉर्मल सिस्टर के लिए अप्लाई होता है वो यहाँ भी होगा। 2 हैं तो यहाँ 2/3 मिलेगा। इन दोनों को कलेक्टिवली 2/3 मिल जाएगा और यूट्राइन सिस्टर्स को 1/6 ईच मिलेगा। तो हमने सारे शेयरर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सारी कैटेगरीज कंप्लीट हो गई हैं। अब क्या बचा है? अब हम रेसिडुअरीज कवर करेंगे। तो शेयरर्स का हिस्सा देने के बाद जो भी बचेगा वो रेसिडुअरी के पास चला जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि रेसिडुअरी में कौन कौन आता है। तो इसे हमने 4 कैटेगरीज में बांटा है: डिसेंडेंट्स, असेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स ऑफ फादर, डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रैंडफादर। तो शुरुआत हम डिसेंडेंट से कर लेते हैं। डिसेंडेंट्स में क्या आ जाएगा? सन, सन्स, हाउसोएवर, मतलब कि मरने वाले का बेटा, बेटे के बच्चे, बेटे के बेटे के बच्चे, मतलब एक जितना भी नीचे जा सकता है। हाउसोएवर का मतलब है कि यहाँ कोई डिग्रीज काउंट नहीं करनी है हमें। इनका शेयर फिक्स नहीं होता है, रेसिडुअरी को वो मिलेगा जो बच गया है। तो सबसे पहली कैटेगरी रेसिडुअरी की है सन की। इसका मतलब ये है कि जिन भी लोगों का शेयर फिक्स किया गया है उन सबको देने के बाद जो भी बचेगा वो किसके पास जाएगा? वो बेटे के पास जाएगा। तो अगर 1-2 एग्जाम्पल से समझते हैं। ए की मौत हो रही है और बचा कौन है? उसकी वाइफ, एक बेटा, एक बेटी। तो यहाँ पर वाइफ का शेयर फिक्स है क्योंकि वो शेयरर है। तो औलाद की प्रेजेंस में वाइफ का शेयर बनता है 1/8। सन और डॉटर दोनों ही यहाँ पे रेसिडुअरी हैं, तो यहाँ पर जो 7/8 बचा है उसे हमें 2:1 में बांट देना है। दूसरा देखते हैं। डब्ल्यू की डेथ हुई है, एक हस्बैंड बचा है, फादर, सन, डॉटर। तो इसमें से हस्बैंड और जो फादर है वो शेयरर हैं। क्यों? हस्बैंड शेयरर ही होता है और फादर शेयरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन हैं। तो हस्बैंड का शेयर हम फिक्स जो है वो हम दे देंगे। तो यहाँ पर बच्चे हैं तो इसको मिलेगा 1/4। फादर का शेयर फिक्स है 1/6। इन दोनों को हम काउंट कर लेंगे, 1/6 + 1/4। तो बचा कितना है? यहाँ पर बच गया है। तो अब इस शेयर को हमें सन और डॉटर में 2:1 में बांट देना है। यहाँ पर ए की मौत हुई है, बचा कौन है? डॉटर 1, डॉटर 2, मतलब इसकी 2 बेटियां थी, एक प्री डिजीज सन, उसके 2 बच्चे, एक सन और एक डॉटर। तो यहाँ पर अगर ये ना होता, सन ना होता और सिर्फ सन्स डॉटर होती तो इसका शेयर इसे नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 डॉटर्स हैं तो ये 2/3 इनहेरिट कर लेती।
लेकिन यहाँ पर अब सन भी प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा, इन दोनों को कलेक्टिवली 2/3 तो मिल ही जाएगा। अब जो 1/3 बचा है उसे हमें इन दोनों में बांट देना है। इन दोनों में ये कैसे बटेगा, इन दोनों में ये बटेगा 2:1 में, क्योंकि यहाँ पर सन्स डॉटर जो है वो सन की प्रेजेंस में रेजिडरी बन गई है। यहाँ एक ही डेथ हुई है, तो यहाँ प्री डिसीज सन है, तो बचा कौन है, सन्स डॉटर, सन। तो डॉटर का शेयर दे देने के बाद इसको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हाफ मिल जाएगा। अब जो बाकी हाफ है, क्योंकि और कोई नहीं है यहाँ पे, वो हाफ चला जाएगा सन को। दूसरी कैटेगरी है एसेंडेंट्स। इसका मतलब क्या है, जब मरने वाले की औलादे ना हो, तो औलादे नहीं है तो कहाँ जाएगा, उसके वालिदैन को जाएगा, मतलब फादर को, ग्रैंडफादर को। तो यहाँ पर हम एसेंडेंट्स को देखेंगे, किसके, मरने वाले के एसेंडेंट्स को। तो एसेंडेंट्स में क्या आ जाएगा, फादर, ट्रू ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर स्पेशलिटी फादर और ग्रैंडफादर की ये है कि ये शेयरर है अगर औलादे हैं तो, और अगर औलादे नहीं है तो ये रेजिडरी बन जाते हैं। तो ये 2-3 सिचुएशन देख लेते हैं। एक ही मौत हो रही है और बचा कौन है, सन, डॉटर, फादर। तो इस सिचुएशन में फादर का शेयर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मरने वाले की औलादे हैं। तो फादर का शेयर कितना है, 1/6। अब बचा कितना, 5/6। तो इसे अब हम 2:1 में बांट देंगे सन और डॉटर में, क्योंकि सन की प्रेजेंस में डॉटर रेजिडरी बन जाती है। तो यहाँ पर डब्ल्यू की डेथ हो रही है, बचा कौन है, डॉटर 1, डॉटर 2 और फादर। तो यहाँ कोई भी सन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इन दोनों का शेयर फिक्स किया गया है। तो ये दोनों कलेक्टिवली 2/3 लेंगे। अब बचा कौन, फादर। तो फादर का शेयर यहाँ पर 1/6 है। तो अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है, क्योंकि यहाँ पर 2/3 प्लस 1/6 ऐड करने के बाद भी 1/6 पोर्शन बच गया है, तो ये किसे मिलेगा, ये रेजिडरी के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ शेयर फिक्स हो चुके हैं। तो अब रेजिडरी इनमें से कौन है, डॉटर्स रेजिडरी नहीं है लेकिन फादर है, तो ये 1/6 फिर से फादर के पास चला जाएगा। तीसरी सिचुएशन, यहाँ डब्ल्यू की डेथ हुई है, फादर है, हस्बैंड है, यहाँ पर कोई औलादे नहीं है, तो हस्बैंड का शेयर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हस्बैंड का शेयर हो जाएगा आधा पूरी प्रॉपर्टी का। अब यहाँ कोई औलाद नहीं है, तो फादर की पोजीशन क्या होगा, यहाँ पर फादर हो गए रेजिडरी। तो रेजिडरी होने के नाते अब इन्हें बाकी सारा रिमेनिंग पोर्शन मिल जाएगा, तो आधा फादर को मिल जाएगा और आधा मिल जाएगा यहाँ पर हस्बैंड को। अब मान लेते हैं एक इंसान के चिल्ड्रन नहीं है और फादर नहीं है, ग्रैंडफादर नहीं है, तो अब बचा कौन, तो अब वहां पर देखे जाते हैं सिबलिंग्स, डिसेंडेंट्स ऑफ फादर। तो डिसेंडेंट ऑफ फादर की कैटेगरी में तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला, तो प्रेफरेंस हमें देनी है फुल ब्रदर और फुल सिस्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे कि फुल ब्रदर है या नहीं है। अगर फुल ब्रदर या सिस्टर नहीं है, फिर हम देखेंगे कॉन्सेंग्युइन ब्रदर और सिस्टर को। अगर वो भी नहीं है तो उनके बच्चे देखेंगे। तो उनके बच्चे देखने के लिए पहले हम किसके बच्चे देखेंगे, फुल ब्रदर के। और फुल ब्रदर नहीं होंगे तो किसके बच्चे देखेंगे, कॉन्सेंग्युइन ब्रदर्स के। अगर उनके बच्चे भी नहीं है तो हमें देखना है फुल ब्रदर के बच्चों के बच्चे, मतलब फुल ब्रदर के सन के बच्चे। और यहाँ पे उसके बाद क्या देखेंगे, कॉन्सेंग्युइन ब्रदर सन। तो इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो प्रायोरिटी पहले फुल ब्रदर को देंगे और फिर कॉन्सेंग्युइन ब्रदर को देंगे। तो यहाँ पर 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पर डब्ल्यू की डेथ हो रही है, बच्चा कौन है, सिस्टर, डॉटर, सन्स डॉटर। तो यहाँ सिंगल डॉटर की प्रेजेंस में सन्स डॉटर को 1/6 मिल जाएगा, सिंगल डॉटर को हाफ, रिमेनिंग पोर्शन सिस्टर को चला जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, डब्ल्यू की डेथ हो रही है, बच्चा कौन है, सिस्टर, डॉटर, हस्बैंड, मदर, सन्स डॉटर। तो यहाँ डॉटर का शेयर कितना फिक्स हो गया, हाफ। सन्स डॉटर को इसकी प्रेजेंस में मिल जाएगा 1/6, हस्बैंड का शेयर 1/4 है। तो यहाँ पर डॉटर्स हैं और हस्बैंड भी है, इसलिए मदर का शेयर सिर्फ 1/6 ही होगा। तो ये अगर हम इसको काउंट कर लें, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1.5, ये 13/12 हो गया है। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले ही शेयर एक्सीड कर रहा है, तो यहाँ सिस्टर को कुछ नहीं मिलेगा। अदरवाइज सिस्टर को मिलता है अगर कुछ बच रहा होता तो यहाँ सिस्टर को कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो रेजिडरी की तरह है यहाँ। तो अब जब 13 हिस्से करने हैं 12 में से, तो अब कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा, हम ये डिनोमिनेटर ही चेंज कर देंगे। तो अब इन सब का शेयर हम 12 में से नहीं 13 में से देंगे। तो ये जो 2/12 था, 2/12, 3/12, तो इसको हम क्या कर देंगे 13 में से, 2/13, 2/13, 3/13,
6/13। तो ये इस तरीके से इन्हें शेयर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सबका शेयर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है लेकिन सबको मिल रहा है। तो लास्ट देख लेते हैं। ए की डेथ हो रही है, यहाँ पे कॉन्सैंग्विन ब्रदर है और ब्रदर सन है और कोई नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड कैटेगरी में कॉन्सैंग्विन ब्रदर को रखा गया था, और अगर वो भी ना हो तब सन ऑफ फुल ब्रदर देखा जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सैंग्विन ब्रदर की प्रेजेंस में ब्रदर सन को कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ सारा शेयर किसको चला जाएगा? सीबी को। तो इसमें लास्ट कैटेगरी जो है वो है डिसेंडेंट्स ऑफ ट्रू ग्रैंडफादर, मतलब अगर खुद के भाई बहन, सौतेले भाई बहन कोई नहीं बचा, उनके बच्चे भी नहीं है, तो अब किसको देखना है? आप देखेंगे ट्रू ग्रैंडफादर के डिसेंडेंट्स को। तो उसमें क्या आ जाएंगे? अंकल्स आ जाएंगे, पैटर्नल अंकल्स। तो सबसे पहले ये हमें इस सीक्वेंस में देना है। सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे फुल पैटर्नल अंकल। अगर फुल पैटर्नल अंकल्स हैं तो वो उनमें बढ़ जाएगा, अगर वो नहीं है तो कॉन्सैंग्विन पैटर्नल अंकल्स, वो नहीं है तो फुल पैटर्नल अंकल सन, वो भी नहीं है तो ये जो कॉन्सैंग्विन पैटर्नल अंकल थे उनके बेटों को मिल जाएगा, ये भी नहीं है तो ये जो फुल पैटर्नल अंकल थे, जो चाचा थे, उनके पोतों को मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से चलता चला जाएगा कि पहले प्रेफरेंस पैटर्नल को देखनी है और फिर कॉन्सैंग्विन। अगर हायर डिग्री कॉन्सैंग्विन है तो लोअर डिग्री फुल पैटर्नल को भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक फैमिली ट्री में कॉन्सैंग्विन अंकल है और दूसरे में रियल अंकल जो है पैटर्नल अंकल, उसकी डेथ हो चुकी है और रियल पैटर्नल अंकल के सन है, तो यहाँ पर इसे शेयर नहीं मिलेगा क्योंकि ये लोअर डिग्री हो गया। तो यहाँ पर शेयर किसे मिलेगा? कॉन्सैंग्विन अंकल को। तो ये इसी तरीके से सीक्वेंस चलता चला जाएगा। आखिरी में रिलेटेड ईयर्स में कौन बचता है? डिस्टेंट किंड्रेड। तो यहाँ पे मेनली कॉग्नेट्स आते हैं। अगर इसको हम दोबारा देखें तो डॉटर्स चिल्ड्रन, सन्स डॉटर्स चिल्ड्रन, तो इन सबको ही शेयर नहीं मिला था एज अ शेयरर, लेकिन इसे कहाँ मिल जाएगा? इसे इन लोगों को बाकी सबकी एब्सेंस में डिस्टेंट किंड्रेड के अंडर मिलेगा। तो इसकी सीक्वेंस क्या होगी? सबसे पहले डॉटर्स चिल्ड्रन देखेंगे, अगर वो नहीं है तो सन्स डॉटर्स चिल्ड्रन देखेंगे, वो भी नहीं है तो फिर डॉटर के ग्रैंड चिल्ड्रन देखेंगे। यहाँ पे डॉटर क्यों नहीं है? क्योंकि डॉटर शेयरर है और सन की प्रेजेंस में वो रेजिडरी है, तो यहाँ पर चिल्ड्रंस की बात हो रही है सिर्फ। अगर सन्स डॉटर चिल्ड्रन नहीं है तो फिर हम इसकी ग्रैंड डॉटर्स देखेंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन देखेंगे, और वो नहीं है तो फिर इसकी ग्रैंड चिल्ड्रन देखेंगे, और फिर ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। ये कुछ रूल्स हैं जो कि हमें देखने हैं। तो इसमें से पहला रूल है नियरर इन डिग्री एक्सक्लूड्स द रिमोटर, मतलब जो पास वाला है वो दूर को रिमूव कर देगा। तो इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक ए है, उसकी प्री डिसीज डॉटर का सन है, फिर यहाँ पे सन डॉटर्स, सन्स डॉटर्स सन, तो ये नियरर है और ये दूर का है थोड़ा, तो यहाँ पर शेयर किससे मिल जाएगा? यहाँ पे डॉटर्स सन को मिल जाएगा, और यहाँ पे सन्स डॉटर्स सन को कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम डिस्टेंट किंड्रेड में इसे प्रेफरेंस देंगे। दूसरा हम देख लेते हैं, डिसेंडेंट्स ऑफ शेयरर एंड रेजिडरीज आर प्रेफर्ड टू डिसेंडेंट्स ऑफ डिस्टेंट किंड्रेड, और जो डिस्टेंट किंड्रेड है उसके कंपैरिजन में हम रेजिडरी और शेयरर्स के डिसेंडेंट्स को प्रेफरेंस देंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ए, तो ए सन्स डॉटर्स, सन्स डॉटर सन, तो जहां पर भी ब्रैकेट आ जाए, ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि उसकी मौत हो चुकी है, मतलब कि वो पहले से ही मर चुका है और बचा सिर्फ ये है जिसके पास ब्रैकेट नहीं है। डॉटर्स डॉटर्स डॉटर डॉटर्स सन, तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि ये क्लियर दिख रहा है कि जो ये सन की लाइन है, सन्स डॉटर्स सन, तो ये सन्स डॉटर क्या है? सन्स डॉटर एक शेयरर है, और यहाँ पर ये जो डॉटर्स है वो क्या है? डिस्टेंट किंड्रेड है। तो डिस्टेंट किंड्रेड की जो डिसेंडेंट्स होंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा रेजिडरी या शेयरर के डिसेंडेंट्स की प्रेजेंस में। तो ये जो सन्स डॉटर सन्स है उसको हम शेयर देंगे, लेकिन डॉटर सन को कुछ नहीं मिलेगा। तो याद रहे, इन लोगों को शेयर सिर्फ तब मिलेगा जब पहले का कोई भी नहीं, मतलब जितनी भी कैटेगरीज हमने की है उनमें कोई नहीं था, तब डिस्टेंट किंड्रेड को, मतलब इन लोगों को शेयर मिलेगा। वेयर एयर्स आर इन द सेम डिग्री एंड सेक्स ऑफ द एंसेस्टर इज सेम। तो इसका मतलब ये है, ए की डॉटर प्री डिसीज डॉटर, डॉटर सन, डॉटर्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर, तो ये हम देख रहे हैं दो डॉटर्स है एक सन है। तो यहाँ पर क्या है कि सेक्स ऑफ इंसेस्टर, तो ये इंसेस्टर कौन है इनका? ये है, इसके थ्रू ये ए से कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी किसकी इनहेरिट करने वाले हैं? ए की, क्योंकि डी तो पहले से ही मर चुका है। तो जो सेक्स ऑफ इंसेस्टर है वो सेम है, मतलब दोनों एक, सभी के सभी एक ही इंसेस्टर से जुड़े हुए हैं।
तो यहाँ पर क्या होगा, इनको नॉर्मल रेशियो में दे देंगे, जैसे कि 2:1:1, जो नॉर्मल ब्रदर सिस्टर के रिलेशन में हम देते हैं उसी तरीके से यहाँ सन डॉटर और डॉटर में इक्वली बांट देंगे, उसी रेशियो में जैसा कि नॉर्मल केसेस में होता है। चौथा है वे सेक्स ऑफ एंसेस्टर इज डिफरेंट। ए है प्रीडिसीज डॉटर, डॉटर्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर्स सन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉटर डॉटर सन, डॉटर सन्स डॉटर। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि कहाँ पर चेंज आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर दोनों डॉटर्स डॉटर्स हैं, कोई चेंज नहीं है। मतलब दूसरे लेवल पे जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे डॉटर है और यहाँ पर सन है, तो हम इसी लेवल पे डिवाइड कर देंगे। तो डॉटर को 1 शेयर मिल जाएगा और सन को 2 मिल जाएगा। अब ये नीचे इसी तरीके से बढ़ जाएगा। तो जहां पर भी एंसेस्टर के सेक्स में चेंज आ जाए, मतलब कि जहां तक सेम है चलने दो, जहां पर चेंज आ जाएगा वहां पर हम डिवाइड कर देंगे और फिर वो प्रॉपर्टी नीचे इनहेरिट कर लेंगे। 5th रूल कहता है व्हेन देयर आर 3 और मोर ईयर्स ईच इन डिफरेंट लाइन, सेक्स ऑफ एंसेस्टर्स इज डिफरेंट टू, मतलब हर चीज ही अलग है। अब इसका एग्जांपल हो सकता है ए की डॉटर प्रीडिसीज्ड, यहाँ पे डॉटर सन 2, डॉटर्स डॉटर, डॉटर्स डॉटर 2, और यहाँ पर भी इनके बच्चे हैं डी, डॉटर्स डॉटर डॉटर, डॉटर्स डॉटर्स सन, डॉटर्स सन सन, डॉटर्स सन्स डॉटर। तो ये हमने एक नॉर्मल सा ले लिया है, मतलब सबको कवर करने की कोशिश की है इस एग्जांपल में। यहाँ पर ये चेंज आ रहा है, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर सेक्स में चेंज आ रहा है, मतलब एंसेस्टर का सेक्स चेंज है। यहाँ पर ये सन है, ये भी सन है, लेकिन यहाँ ये डॉटर है। देयर आर 3 और मोर ईयर्स, तो यहाँ 3 से ज्यादा ईयर्स हैं जिनको प्रॉपर्टी मिलनी है, ईच इन डिफरेंट लाइन, और सारे डिफरेंट लाइन में भी हैं। तो अब यहाँ पर डिवीजन कैसे होगा कि हम यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि ये डॉटर सन है और ये भी डॉटर सन के ही डिसेंडेंट्स है, तो हम इन्हें सिंगल पूल में मान लेते हैं और इन्हें एक सिंगल, मतलब हमने यहाँ पे 2 पूल मान ली है। तो अब इस पोर्शन में डॉटर्स डॉटर्स हैं, हमें सिर्फ ऊपर वाले की एंसेस्टर्स की सेक्स को देखना है, हमें नीचे वालों से मतलब नहीं है। अब हमने ये देखना है, तो यहाँ पर ये डॉटर्स हैं तो इनको शेयर 1 मिलेगा, और यहाँ पर ये दोनों ही सन है, इसका देखना है, तो इस सन को कितना मिल जाएगा 2। तो अब क्या होगा, इन दोनों का शेयर हमने अलग कर लिया है, वो हो गया 2/3, इन दोनों का शेयर हमने अलग कर लिया है, वो हो गया 1/3। तो हमने ये देखना है कि अब जिन्हें बांटना है, जो एक्चुअली में जिन्हें शेयर मिलने वाला है, उनका सेक्स क्या है। तो यहाँ पर ये डॉटर है, ये सन है, तो इन्हें हम 1:2 में ही बांट देंगे। 1:2 मतलब कि 2/3 का 1/3 डॉटर को चला जाएगा और 2/3 का 2/3 चला जाएगा यहाँ पर सन को, डॉटर सन को। यहाँ पर मिलेगा 1/3 का, यहाँ डॉटर है तो 1:2 में यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, सन और डॉटर में 1/3 का 1/3, और डॉटर डॉटर सन को मिल जाएगा। तो यहाँ डॉटर डॉटर सन को क्या मिल जाएगा, 1/3 का 2/3। तो इस तरीके से हम इनका शेयर निकाल लेंगे। अनरिलेटेड ईयर्स कौन होते हैं, पहला सक्सेशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो किसी भी चीज को लेकर हो। मान लेते हैं ए ने कहा था कि तुम मेरे इलाज का खर्च उठा लो और मेरा तो कोई है नहीं, मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाएगी। तो अगर इस तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बी को मिल जाएगी। अगर सक्सेशन बाय कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है तो एक्नॉलेज किंसमैन को जाएगी। ऐसा इंसान जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन जो मरने वाला है उसने पहले एक्नॉलेज कर लिया कि ये इसका रिलेटिव है। जैसे कि ए के फादर हैं और कोई एस है, अगर ए कह रहा है, उसने एक्नॉलेज किया है कि जो एस है वो उसके फादर का सन है, मतलब कि ये इसका ब्रदर है जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, तो वहां पे वो एक्नॉलेज किंसमैन हो गया। या किसी और के बारे में जिसको वो एक्नॉलेज कर रहा है कि वो उसका रिलेटिव है, तो वहां पे उसे वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये तो पहले से ही नहीं थे, तो अब किसे जाएगी, यूनिवर्सल लेगेटी को, जिसके फेवर में पूरी की पूरी विल कर दी गई। क्योंकि विल जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो हम ये देखते हैं लीगल एयर्स हैं कि नहीं है, और लीगल एयर्स होते हैं तो 1/3 ही देते हैं। अब जब यहाँ पर कोई है ही नहीं तो सारी प्रॉपर्टी किसे चली जाएगी, यूनिवर्सल लेगेटी, जिसके फेवर में विल की गई थी।